हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके आगे हम लोग पढ़ना है कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? ई से डिनोट कर रहे थे, ई से प्रदर्शित कर रहे थे। और ई का मान हम लोग ने पढ़ा था F अपॉन में क्यू नॉट, ये पढ़ा था। तो क्यू नॉट क्या है? ये परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो यहाँ पर एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो मान लेते हैं यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे कितनी स्मॉल आर दूरी पर, ये मान लो बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है। यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करें? इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट। तो Q नॉट परीक्षण आवेश लेते हैं, तो Q नॉट पर प्लस Q आवेश के कारण बल लगेगा, वैद्युत बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल प्लस Q के कारण Q नॉट पर लगाया गया बल कहाँ होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। ये क्या है? तो बस हमको क्या करना है कि माना, ध्यान लिख देना है कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है, O पर स्थित है। इस Q से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करें? बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं। तो बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश लेते हैं, परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं। तब Q नॉट पर Q के कारण लगने वाला बल वैद्युत बल, तो F बराबर कूलॉम का नियम लगाएंगे। F बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। तो Q1 की जगह क्या है? Q है, और Q2 की जगह Q नॉट है, अपॉन में r²। तो यहां पर इसकी जो दिशा है वो कहां होगी? P से Q से बाहर की ओर। तो यहां से जो बल की दिशा है वो कहां हो जाएगी? प्लस Q से बाहर की ओर, बाहर की ओर, प्लस Q से बाहर की ओर हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग को बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? देखिए, E बराबर हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q नॉट। तो E बराबर F अपॉन में Q नॉट रखते हैं। F का वैल्यू क्या है? F का वैल्यू ये है, ये उठा के इसमें रख देना है। तो E बराबर 1/4πε0 Q नॉट अपॉन में r²। ये F की वैल्यू थी।
एफ की वैल्यू हमने ये निकाली हुई थी, तो इस एफ की वैल्यू कहां रख देना है, इस वाले फॉर्मूले में रख देना है। तो एफ का वैल्यू ये रख गया, बटे में कितना है, क्यू नॉट है, तो यहां पर क्यू नॉट लिख देना है, ये कट जाएगा। तो बचा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। बस इतना चीज आपको याद रखना है कि 1 प्लस Q आवेश है, इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर, R दूरी पर आपको बिंदु P स्थित है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बस आपको क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, जिसके कारण निकाल रहे थे वो Q यहां रख दो, और कितनी दूरी पर, प्लस Q से उतनी दूरी पर R, तो यहां पर R का स्क्वायर कर दो। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा क्या होगा, दूसरा देख लेते हैं अगला। अगर एकल बिंदु आवेश के कारण है तब तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन अनेक बिंदु आवेश है, एकल नहीं है। एकल का मतलब होता है एक आवेश के कारण, लेकिन एक से अधिक आवेश है, उन पर जो लगने वाला, उनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे डिफाइन करना है, आइए उसको देखते हैं। हाँ, आगे देख रहे हैं अनेक बिंदु आवेशों के कारण, अनेक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हमने ये देखा था कि अगर एकल बिंदु आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जैसे यहाँ लिखा प्लस Q आवेश है, यहां से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी, वो होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक आवेश है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है Q1, ठीक है, ये लिखा है Q2, ठीक है, ये लिखा है Q3, ये लिखा है Q4, ठीक। अच्छा, इनके कारण हमको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, हमने मान लिया ये बिंदु है, बिंदु को यहां पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बताइए, Q1 के कारण अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा, Q2 के कारण एक अपना वैद्युत क्षेत्र होगा, Q3 के कारण एक अपना वैद्युत क्षेत्र होगा, Q4 के कारण एक अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। इसका कारण है, अब इस पर जो टोटल वैद्युत क्षेत्र होगा उसको हम कहते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो उनका अलग अलग वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। बात आ गई समझ में? यानी कोई निकाय है, ये अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के कारण जो बिंदु P पर, बिंदु O पर हम लोग को क्या करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर होगा, वो क्या होगा, अलग अलग आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उनके सदिश योग के बराबर होगा। यानी E1 वेक्टर इनके कारण वैद्युत क्षेत्र था, E2 वेक्टर Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र था, और फिर Q3 के कारण कौन सा वैद्युत क्षेत्र है, E3 वेक्टर है, फिर E4 वेक्टर है। ऐसे ही अगर ये n बार है, मतलब n कह दे रहा है, अगर n आवेशों से मिलकर बना है तो टोटल सबका योगफल करके बराबर डैश 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 करके En लगा दो। ये सब वेक्टर विधि से ही सदिश क्या करना, वेक्टर विधि से ही इनका परिणामी निकालना है। अब वेक्टर विधि बताइए कि मान लेते हैं कोई दो आवेश, दो सदिश राशियां, मान लो E1 वेक्टर हुआ, E2 वेक्टर। हमेशा ध्यान रखना है, अगर सदिश राशियां हैं इनका परिणामी निकालना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि दो का हम लोग परिणामी निकालते हैं। पहले दो का कैसे, अगर E1 और E2 दो वेक्टर हैं, इनके बीच का कोण भी देखना पड़ेगा, के बीच का कोण, बीच का कोण थीटा है, तब जो इन दोनों E1 और E2 का जो परिणामी होगा तब इनका परिणामी, तो परिणामी का याद रख लेना फार्मूला, परिणामी क्या हो जाएगा, E बराबर अंडररूट E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 cos थीटा। यहां तक ये हो जाएगा उसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने का मेथड। अब
जैसे ये E1 और E2 का कोई परिणामी आ रहा है E3 का किसी दूसरे के साथ हमें परिणामी निकालना पड़ेगा। मतलब जब हम सदिश राशियों को परिणामी निकालते हैं तो दो दो करके निकालेंगे। अब जैसे मान ली यहाँ पर E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, कह दिया जाए कि मान लो यहाँ पर दो वेक्टर हैं, एक E1 वेक्टर है व एक E2 वेक्टर है, दोनों एक ही दिशा में है। इसका मतलब है इनका बीच का कोण कितना है 0। और जब बीच का कोण 0 तो यहाँ cos की जगह यहाँ थीटा की जगह 0 आ जाएगा। अभी cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, ये क्या बन जाएगा E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर हो जाएगा वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो टोटली यहाँ से E1 व E2 अगर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तब इनका परिणामी हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2, जोड़ दिया जाएगा। अगर वो एक ही दिशा में है तो जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर विपरीत डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, जैसे मान लो E1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है और E2 वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों की विपरीत डायरेक्शन में कितना एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे मान लो E1 वेक्टर इधर है और E2 वेक्टर इधर है, परस्पर विपरीत, तो इनका जो बीच का एंगल होता है वो 180 होता है। और जब 180 होगा तो इनके बीच का कोण 180, यहां रख देना है थीटा बराबर 180, तब cos 180 और cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो माइनस का 1 का यहां गुणा करें तो ये माइनस हो जाएगा। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस का 2E1 E2, तब माइनस का फॉर्मूला किसका होता है E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बनेगा क्या E1 माइनस E2। इस वाली कंडीशन में इनका जो परिणामी आएगा E बराबर E1 माइनस E2 होगा। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें दो E1 वेक्टर ये है और E2 वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कोई बात नहीं 90 यहां रख दो, तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता कितना 0 होता, तो यहाँ 0 का गुना यहाँ करेंगे तो ये पद खाली हो गया, खत्म हो गया, 0 हो गया। तो बचेगा क्या केवल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बचेगा। तो बस E बराबर फॉर्मूला क्या जाएगा इसका परिणामी ध्यान रखना है, इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री है, तो इनका जो परिणामी होगा वो कितना होगा परिणामी E बराबर अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर। ध्यान से ये चीज आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इनका मतलब है इनके बीच का कोण 0 है, तो इनका जो परिणामी होगा इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में, अलग अलग नहीं विपरीत डायरेक्शन मतलब एक अगर यहां है तो दूसरा यहां होगा, तो इनका जो परिणामी होगा इन दोनों का अंतर आ जाएगा, तो E1 माइनस E2। लेकिन अगर हम कहें दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इनका जो परिणामी होगा वो E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई थी E बराबर 1/4πε0 Q/r²। लेकिन अनेक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर हो गई। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। चलिए वैद्युत द्विध्रुव पढ़ते हैं। हाँ, आगे हम लोग को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझ लेना है कि इसको हम लोग वैद्युत को कहते हैं आवेश। मतलब वैद्युत जो शब्द है वो आवेश से रिलेटिव है। द्वि मतलब दो होता है और ध्रुव मतलब अलग अलग, तो दो आवेश हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है कि एक आवेश है -q और दूसरा आवेश है +q।
ये परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है, यानी दोनों की परिमाण क्या है, समान है, लेकिन प्रकृति इनकी अलग है, ये माइनस है और ये प्लस है। जैसे अब हम कहें वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव कहता है कि वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है जो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को कुछ दूरी पर, यानी इनके बीच की दूरी क्या हो गई, अल्पतम दूरी हो गई 2l। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित हों, इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अपने नोटबुक में आप लिख लेना है कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित हों, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है समझना। आघूर्ण से मतलब होता है कि किसी भी चीज में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, उसको हम लोग आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि इसको हम P से डिनोट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो P का मान किसके बराबर होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई भी, क्योंकि दोनों मान समान है तब कोई भी आवेश लिख सकते हो, और उनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है 2l, इनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान रखना, कोई वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और कितनी होगी, उनकी अलग अलग स्थितियां पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए।